लेक्चर है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 3 चीज़ों पे बेस करती है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विसेज। इसकी सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके घर में यानी कि आपके पेरेंट्स काम वगैरह करते हैं, तो जो घर का अखराजात है वो किस चीज़ पे चलते हैं, वो कौन सा काम करते हैं जिससे अखराजात चलते हैं। मिसाल के तौर पे आपका जो फादर है वो फार्मर है, तो वो बाहर जाएगा एग्रीकल्चर का काम करेगा। इसका मतलब जो आपका घर है वो जो घर के अखराजात हैं वो किस पे चलते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे। इसके बाद इंडस्ट्री की बात करते हैं। अगर आपका जो पेरेंट्स वगैरह या आप हैं, आपका यानी कि सारा घर ओन किया हुआ है, किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या सेल आउट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो घर है वो इंडस्ट्री पे चल रहा है। तीसरा है सर्विसेज। सर्विसेज ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको कोई चीज़ ना लेनी पड़ती है ना कोई देनी पड़ती है, ठीक है। मीन्स के एज अ टीचर आप जस्ट कोई चीज़ बेचते नहीं हो, जस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। बैंक की बात कर लेते हैं। बैंक में क्या होता है जी, आप अपनी जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, कोई चीज़ बेचते नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका घर के अखराजात हैं वो किस पे चल रहे हैं जी, सर्विसेज पे चल रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी 3 चीज़ों पे बेस करती है। वर्ड सुनते होंगे, मुआशी निज़ाम अच्छा नहीं जा रहा, मईशत अच्छी नहीं जा रही। तो इसका मतलब हमारे ये जो 3 सेक्टर हैं ये बेहतर नहीं जा रहे। कौन कौन सा है? पहला इंडस्ट्री, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा सर्विसेज। सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करते हैं। ये आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा 2018-19 का, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी सर्वे 2018-19। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर देखते हैं। एग्रीकल्चर में क्या क्या आ जाती हैं, क्रॉप्स आ जाती है, शुगर केन आ जाती है, कॉटन, राइस, वीट, इसके अलावा और भी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, पाकिस्तान का जो टारगेट क्या था, पाकिस्तान का टारगेट था 3.8% का। 2018 और 19 के सर्वे के मुताबिक जो पाकिस्तान का टारगेट था वो 3.8% था, लेकिन पाकिस्तान ने अचीव कितना किया? पाकिस्तान ने 0.85% अचीव किया जस्ट। बाकी पाकिस्तान ने क्या किया? अचीव नहीं किया। इसका मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ठीक नहीं रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले क्रॉप्स की बात करते हैं। जो क्रॉप्स का हमारा 4.4% से डिक्लाइन किया। इसके बाद कॉटन की बात करते हैं। कॉटन 17.5% से हमारा डिक्लाइन किया। राइस की बात करते हैं 3.3% से डिक्लाइन किया। शुगर केन की बात करते हैं वो 19.4% डिक्लाइन किया। इसका मतलब हमारी क्रॉप्स, शुगर केन, कॉटन, राइस की जो पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, इतनी अच्छी नहीं रही। इसके बाद वीट की बात करते हैं, गंदम की। जो हमारा गंदम है उसमें हमने ग्रो किया कितना? 0.5%। और मेज़, मकई में हमें 6.9%। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल था हमारा क्या था, 3.8% रिस्पेक्टिवली था, लेकिन हमने अचीव कितना किया? 0.85% जस्ट। इसके बाद हम इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडस्ट्री का जो हमारा सेक्टर है आपको ग्राफ में नज़र आ रहा होगा, जो एक्सपेक्टेड था वो 7.6% था, लेकिन हमने अचीव कितना किया? जस्ट 1.4% अचीव किया। इसके बाद सर्विसेज की बात करते हैं। सर्विसेज का 2018-19 इमरान खान की हुकूमत ने जो टारगेट रखा हुआ था वो 6.5% रखा हुआ था, लेकिन अचीव कितना किया? 4.7%। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी डिक्लाइन किया, इंडस्ट्री में भी डिक्लाइन किया। सिर्फ सर्विसेज का है जो आपको करीब नज़र आ रहा होगा। सर्विसेज में थोड़ा सा हमारा अच्छा रहा। इसी तरह हमारा ओवरऑल जो GDP था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो हमने टारगेट रखा हुआ था 6.2% पे, तो हमने अचीव कितना किया? जस्ट 3.3% अचीव किया। ये तो था हमारा ओवरव्यू 2018 और 19 का। इसके बाद हम बात करते हैं जी ऑनगोइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की ऑनगोइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? अगर आपको कोई मसला आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको रिपीट करता जाऊंगा। तो ऑनगोइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के हालिया मसाइल कौन कौन से हैं?
तो पाकिस्तान के जो हालिया मसाइल है वो दो तरह के, एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है और एक इंटरनल है। पहले हम एक्सटर्नल को देखते हैं। एक्सटर्नल का मतलब है जो पाकिस्तान के आउटसाइडर है, पाकिस्तान के रिलेशन के लिहाज से। तो इकोनॉमी बेस ही ट्रेड पे करती है, तो ट्रेड कौन सी है? सबसे पहले ट्रेड बैलेंस डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी आ जाना, किसी चीज़ में किसी चीज़ का कम हो जाना। तो ट्रेड बैलेंस डेफिसिट, पाकिस्तान को ट्रेड बैलेंस डेफिसिट का भी सामना करना पड़ रहा है। ये ट्रेड बैलेंस डेफिसिट आता क्यों है? जब हमारी इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट के हो जाए कम हो जाए, तब हमारा क्या आता है जी? ट्रेड बैलेंस डेफिसिट आता है। मीन्स के पाकिस्तान का किस किस पे बेस करता था? इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर पे और सर्विसेज पे। अगर हमारे ये निज़ाम अच्छा नहीं चल रहा, मीन्स कि आप अपने घर की मिसाल ले लो, आप अपने घर के अखराजात बर्दाश्त करते हो, आपने 5,000 रुपये कमाया, लेकिन आप बाहर से 10,000 की चीज़ें ख़रीद के लाए। इसका मतलब बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं वो ज़्यादा आ रही हैं और जो आप बेच रहे हो वो कम है। प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो वो कम है, वो जस्ट 5,000 का है। इसका मतलब 5,000 आपका डेप्ट पे जा रहा है। आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है, बाहर से ख़रीद ज़्यादा है, लेकिन एक्सपोर्ट कम है। जब ऐसा मामला आ जाए तो ट्रेड बैलेंस डेफिसिट आता है। तो पाकिस्तान की जो पहली एक्सटर्नल प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है वो क्या है जी? ट्रेड बैलेंस डेफिसिट है। दूसरी है जी डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होता है जी? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब कि डॉलर का हमारे पास जमा होना। हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसके पास इतने पैसे नहीं है कि अगर डॉलर की कमी को पूरा किया जा सके। यानी कि अगर फॉरेन मार्केट में डॉलर की कमी आ जाती है तो उसकी कमी को क्या किया जा सके? पूरा किया जा सके। तो ये डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये बिल्कुल इसी तरह ही मिसाल दूंगा कि मैं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है बेहतर नहीं चल रही, तो हमें क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। डॉलर अगर हम फॉरेन मार्केट में रखेंगे, डॉलर की वजह हमें क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। तो वो पैसे हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसके पास इतने डॉलर है ही नहीं कि वो फॉरेन मार्केट में रख के कुछ हमारी इकोनॉमी को बेहतर कर सके। तो पहला पॉइंट जो ट्रेड बैलेंस डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा जी डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। तीसरा ही बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट ओइंग। फिस्कल डेफिसिट ओइंग टू डेब्ट सर्विसिंग। इसका मतलब ये है कि इसकी भी मैं मिसाल देता हूँ। आपके घर में आपका 500 का खर्चा है, लेकिन आप कितना कमा के ला रहे हो? 300 रुपये। इसका मतलब पर मंथ आपको 200 रुपये नुकसान हो रहा है। जो 200 रुपये नुकसान हो रहा है, जो 200 रुपये आपकी कमी आ रही है, आप क्या करोगे? अपने घर के अखराजात कम कर दोगे? नहीं, आप किसी से उधार लेते हो। इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, वो भी इसको फेस कर रही हैं। इसके बाद बात करें जी, पाकिस्तान को अपने अंदरूनी अखराजात को पूरे करने के लिए IMF से क्या करना पड़ रहा है जी? कर्ज़ा लेना पड़ रहा है। तो इसका मतलब जो तीसरी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो कौन सी है जी? फिस्कल डेफिसिट ओइंग। नंबर 4 पे है जी डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। पाकिस्तान के पैसे की कमी, यानी कि जो कदर है वो कम होती जा रही है। पाकिस्तान के जो पैसे की जो यानी कि कदर है वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि डॉलर की बढ़ती जा रही है। तो हम इस डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी को कैसे पूरा कर सकते हैं? अगर हमने डॉलर इकट्ठे किए होते, अगर हमारा जैसे मुआशी निज़ाम नीचे जाता तो हम डॉलर को फॉरेन मार्केट में रखते, उधर से पैसे उठाते और हम जो करेंसी है उसको अच्छा कर लेते। लेकिन अफसोस कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। तो पहला था ट्रेड बैलेंस डेफिसिट, पाकिस्तान को पहले एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी कि इतने डॉलर ही नहीं है कि मार्केट में रख सकें। फिस्कल डेफिसिट ओइंग, अपने अखराजात को पूरा करने के लिए, अपनी कमज़ोरियों को पूरा करने के लिए हमें IMF से कर्ज़ा लेना पड़ रहा है और सूद देना पड़ रहा है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, पाकिस्तान के रुपये की कदर दिन ब दिन कम होती जा रही है और डॉलर क्या होता जा रहा है जी? बढ़ता जा रहा है। ये तो थी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। इसके बाद देखते हैं जी इंटरनल प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं जी? सबसे पहला है जी पुअर टैक्सेशन मैकेनिज़्म। पाकिस्तान का जो टैक्स का सिस्टम है वो बहुत ही बुरा है। टैक्स का सिस्टम किस तरह बुरा है जी? पुअर टैक्सेशन मैकेनिज़्म।
पाकिस्तान का जो टैक्स का सिस्टम है, इतने लोगों ने अपने अदारे बनाए हुए हैं, डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, लेकिन उनको ऑन नहीं किया जा रहा, उनको प्रॉपर मेकनिज़म के थ्रू टैक्स नहीं पे किया जा रहा। तो इसका मतलब जो पाकिस्तान का जो टैक्स का सिस्टम है वो बहुत ही पुअर है, गरीबों पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और अमीरों को छोड़ दिया जा रहा है। इसके बाद है लॉस इनकरिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, SOE बोलते हैं जी। लॉस इनकरिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज क्या क्या जी, यानी कि वो डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ने खुद ओन किए हुए हैं, यानी कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो हमारे खसारे में जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला जी स्टील मिल, दूसरा है PIA, तीसरा रेलवे। हमें हर साल करोड़ों रुपए में स्टील मिल से भी नुकसान हो रहा है, PIA से भी हो रहा है, रेलवे से भी हो रहा है। तो हम इन अदारों को बंद करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं जी, इन पे इनका खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत पैसे पे कर रही है। तो इसका मतलब जो गवर्नमेंट ने एंटरप्राइजेज जो डिपार्टमेंट को ओन किया हुआ है वो क्या जा रहे हैं, खसारे में जा रहे हैं। खसारे को फिल करने के लिए हमारी इकोनॉमी के एज अ रिज़ल्ट नीचे जा रही है। इसके बाद है प्रीवेलेंस ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी। इंटरनल प्रॉब्लम है जो थर्ड है वो क्या जी, प्रीवेलेंस ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब क्या है जी, इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसको हम ब्लैक मनी बोलते हैं, ये वही है जो अदारे हमारे, जो हम कंपनीज़ वगैरह बनाई हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह बनाए हैं, हमने उनको प्रॉपर क्या किया हुआ है, टैक्स के सिस्टम में नहीं डाला हुआ, FBR से रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, जिसकी वजह से इनफॉर्मल इकोनॉमी, ये 2019 या 20 में इनफॉर्मल इकोनॉमी पे essay भी आया हुआ है CSS का। तो प्रीवेलेंस ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी, तो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है इसका बहुत ज़्यादा ठीक है। जैसे कि मैं गवर्नमेंट जॉब होल्डर हूँ, इसकी मिसाल देता हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब होल्डर हूँ तो जो मैं मिसाल के तौर पे 35,000 कमा रहा हूँ, उसमें से मेरा 2,000 के कट रहा है जी, टैक्स कट रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट है पहले टैक्स काट के देती है। अगर मैं ही वो बंदा हूँ, मैंने एक एकेडमी खोली हुई है, साइड बिज़नेस है, और मैंने उसको रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, तो रजिस्टर जब मैंने नहीं करवाया हुआ तो इसका मतलब ये है कि मैंने हम अलहदा से एक ऐसा अदारा बनाया हुआ है जिससे मैं कोई टैक्स वगैरह पे नहीं कर रहा। इनफॉर्मल इकोनॉमी यानी कि फॉर्मल नहीं कर रहा, इनफॉर्मल कर रहा हूँ, काला धंधा कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान के जो ऑनगोइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो दो हैं, एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है और दूसरी क्या है जी, इंटरनल प्रॉब्लम्स है। एक्सटर्नल भी पढ़ ली हमने और इंटरनल भी पढ़ ली। अगर आपका कोई इनमें से सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं इसका आंसर कर दूंगा अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई। इसके बाद है जी मेजर फैक्ट्स बिहाइंड पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि वो फैक्टर्स, वो लीडर्स जिनकी वजह से हमारी जो पॉलिसी है, जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत पुअर रही है, गरीब रही है। तो वो सबसे पहले जी इनकन्सिस्टेंट पॉलिसी मेकिंग। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी वो बहुत ही बुरी थी। जैसे कि अयूब खान हो गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो गया, जनरल ज़िया हो गया। समहाउ आप ये भी कह सकते हो कि वो अच्छी थी, लेकिन हमारा क्या है जी, 5 साल के बाद हुकूमत चेंज हो जाती है, नहीं आती है, वो अपना मॉडल लेके आती है। उसके बाद एक और हुकूमत आती है, वो अपना मॉडल लेके आती है। इसी तरह यानी कि जिसने भी पॉलिसी बनाई वो चल ना सकी है। 5 साल चली, 3 साल चली, 4 साल चली, इसके बाद नया आ गया। सबसे पहले जी इनकन्सिस्टेंट पॉलिसी मेकिंग में हार्वर्ड ट्रिकल डाउन मॉडल ऑफ अयूब खान। जो अयूब खान था इसने 1958 में क्या लगा दिया जी, मार्शल लॉ लगा दिया। आप बखूबी जानते हैं कि जब मार्शल लॉ लगा हो तो हमारे जो फॉरेन रिलेशन है वो ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपका घर है, आपके घर के बाहर पुलिस खड़ी है, ठीक है, तो आपके जो रिलेशन है मोहल्ले वालों के साथ क्या है जी, बुरे हो जाएंगे। कोई आपके साथ सलाम दुआ नहीं लेगा, आपके साथ तिजारत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पुलिस खड़ी है, हर बंदा डरेगा। वो कहेंगे कि इनके घर वालों की नहीं चलती, बाहर पुलिस वालों की चलती है, ठीक है। इसी तरह जो हार्वर्ड ट्रिकल डाउन मॉडल ऑफ अयूब खान है, अयूब खान का मॉडल क्या कहता है जी, अयूब खान के मॉडल के मुताबिक उन्होंने कहा जी जो पावर है वो नीचे से नीचे तबके तक जाए, यानी कि यूनियन कौंसल, चेयरमैन, नाज़म, नायब नाज़म। पावर जब नीचे से नीचे जाएगी,
सबसे नीचे जाएगी तो हम इनके जो मसाइल हैं उनको हल करने में हम क्या करेंगे, बेहतर रहेंगे। जो पावर है वो ब्यूरोक्रेट्स के बाद पॉलिटिकल लीडर्स के पास ना रहे, बल्कि नीचे से नीचे तबके तक जाए, ताकि जो हमारा इकोनॉमी साइकिल है वो चलता रहे। लेकिन बदकिस्मती से 1971 में भुट्टो साहब आ जाते हैं जी। भुट्टो साहब अपना एक मॉडल लेके आते हैं। वो कहते हैं जी जो अयूब खान का मॉडल था वो ठीक नहीं था, मैं जो मॉडल लेके आया वो ठीक है। कौन सा मॉडल लेके आया? नेशनलाइजेशन परस्यूड बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नेशनलाइजेशन यानी कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं जो अच्छा कमा रहे हैं उन सब को ओन करेगा हुकूमत करेगी, गवर्नमेंट ओन करेगी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 22 जो सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट अदारे थे, भुट्टो ने ज़बरदस्ती उनको क्या किया, अपनी गिरफ्त में ले लिया और उनको चेक एंड बैलेंस जो सिस्टम था वो हुकूमत ने अपना रख लिया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या कहा जी, आपने देखा होगा मज़दूर तबका उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तो उसका नेशनलाइजेशन था, जितने भी सेक्टर हैं वो गवर्नमेंट के ओन होंगे और हम भी जॉब भी देंगे, प्राइवेट अदारा डिसाइड नहीं करेगा कि फ्यूचर क्या होगा यंग लोगों का, ठीक है। तो जो अयूब खान का था वो ये था कि नीचे से नीचे तबके तक पावर जाए। भुट्टो का भी देखें तो इनडायरेक्ट वही बन रहा है, लेकिन पावर ट्रिकल डाउन नहीं हो रही, पावर सारी हुकूमत के पास होगी, लेकिन हम आपको क्या करेंगे जी, जस्ट जॉब देंगे। इसके बाद आ जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आता है 1977 में। अब उसको अपनी सियासत चमकानी थी। सियासत चमकाने के लिए उसने क्या किया, जो पिछला मॉडल चल रहा था जो 5 साल चला था उसको उसने क्या किया, निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट करने के बाद उसने अपना मॉडल चलाया। वो कौन था जी, इस्लामाइज्ड इकोनॉमी बाय जनरल ज़िया। इस्लामाइज्ड इकोनॉमी क्या है जी, यानी कि इस्लाम। उसने कहा जी ये हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और जो आवाम है, हमने तो बनाया था ये इस्लाम के नाम पे। ये तो अगर हमने ये इस्लाम के नाम पे बनाया था, अगर मैं इस्लामिक कोई कन्वर्सेशन करूँगा, लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आऊँगा, तो लोग मेरा यकीनन साथ देंगे, क्योंकि लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो से क्या आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं, क्योंकि उसने एक ही स्टेट के अंदर 2 वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दिए। उसने मुजीबुर रहमान को बोला तुम उधर हम इधर, उसकी वजह से पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए, ठीक है। सिर्फ उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए क्या किया जी, पाकिस्तान के 2 हिस्से करवा दी। तो जो जनरल ज़िया था उसने नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी थी ताकि आवाम का एतमाद बहाल कर सके, आवाम के साथ उसके जो रिलेशन है वो अच्छे हो सकें। तो उसने इसी को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जी, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस लगा दी, यानी कि इस्लामिक सेक्शन लगा दी। वो कौन कौन सी थी, एक ज़कात थी और दूसरी क्या थी, उशर। ज़कात 2.5% और उशर 5%, यानी कि अगर हम लोगों से ज़कात इकट्ठी करेंगे और उशर इकट्ठा करेंगे तो लोगों की फलाह के लिए लगेगा, लोगों की बेहतरी के लिए लगेगा। तो उसने इस्लामिक सैंक्शन वगैरह लगा दी, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी फिर बेहतर हो गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो उसने था उसको निगलेक्ट कर दिया। इसके बाद ज़ियाउल हक के बाद आ जाता है क्रेडिट कंज्यूमर मॉडल बाय मुशर्रफ आता है। मुशर्रफ ने अयूब खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल ज़िया, इन सब का जो इकोनॉमी मॉडल था उसको निगलेक्ट कर दिया। उसने अपना एक नया इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि हर सियासतदान आया उसने पिछले को चलाने के बजाय अपना चलाया ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो सके। लेकिन ये क्या रहा, इनकंसिस्टेंट रहा। कोई भी मॉडल कोई 5 साल 3 साल से ज़्यादा चल ना सका। तो इसी तरह मुशर्रफ ने जो लगाया वो कौन सा था, क्रेडिट कंज्यूमर, यानी कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर को बुलाया कि आओ हमारे मुल्क में आओ और हमारे साथ ताउन वगैरह करो, हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करो, हम आपको कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो इसी तरह जो आवाम की जो डिमांड थी वो फुलफ़िल होना शुरू हो गई। जैसे ही आवाम की डिमांड फुलफ़िल होना शुरू होगी तो हमारी इकॉनमी बेहतर हो गई, ठीक है। हमारी जो सबसे बेहतर इकॉनमी थी वो अयूब खान के दौर में थी। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी ठीक रही, ज़िया के दौर में नीचे गई, लेकिन इस्लाम की जो सैंक्शन उसने लगाई थी उसकी वजह से फिर अच्छी हो गई।
मुशर्रफ ने जो मॉडल पेश किया वो भी बहुत अच्छा था। मुशर्रफ ने फ़ॉरेन इन्वेस्टर को बुलाया इधर, उन्होंने कहा जी हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, आप हमारे मुल्क में आए, यहाँ से जो रोज़गार है वो बढ़ेगा, जैसे ही रोज़गार बढ़ेगा तो हमारी इकॉनमी क्या होगी जी, बेहतर होगी। मुशर्रफ के बाद जरदारी आ जाता है, उसने इसी जो मॉडल था इसी को कंटिन्यू रखा। इसके बाद आ जाता है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने कौन सा लेके आया जी, कैपिटलिज्म कॉइंड बाय नवाज शरीफ। कैपिटलिज्म और कम्युनिज़म ये दो चीज़ें समझ लें। दुनिया इस वक्त दुनिया के अंदर दो ब्लॉक हैं, एक कैपिटलिज्म का और एक कम्युनिज़म का। ये इस वक्त का नहीं है, ये 1947 और 46 से ही दो ब्लॉक बने हुए हैं। जैसे कि जो चाइना कम्युनिज़म को फॉलो करता है, जो रशिया रूस है ये भी कम्युनिज़म को फॉलो करता है, लेकिन पाकिस्तान किसको फॉलो करता है, कैपिटलिज़म को। अमेरिका किसको फॉलो करता है, कैपिटलिज़म को। इंडिया कैपिटलिज़म को। कैपिटलिज़म में क्या होता है जी, जो आपने कमाया वो आपका, आप जितना मर्ज़ी पैसे कमाएं, हुकूमत को कोई नहीं, आप जस्ट टैक्स दें और अपना कारोबार चलाते रहें। इसको बोलते हैं कैपिटलिज़म। और कम्युनिज़म में आपकी हर चीज़, आपको जो जॉब है वो क्या देती है, गवर्नमेंट देती है, आपको कारोबार गवर्नमेंट चला के देती है, आपकी हर चीज़ का ख्याल कौन रखती है जी, गवर्नमेंट रखती है। तो ये कैपिटलिज़म और कम्युनिज़म की जंग शुरू से चल रही है रशिया और अमेरिका के दरमियान। तो जो नवाज शरीफ आया था, उसने जो भुट्टो ने वो फैक्ट्रियां जो उसने अपनी गिरफ्त में ले ली थी उसने वापस कर दी, उसने सबको वापस कर दी। इसमें आपकी इत्तेफाक फैक्ट्री भी आ जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसने वापस कर दी। वापस करने के बाद उसने कहा जी जो जितना कमाता है वो उसका, ठीक है। हुकूमत वो जो 22 फैक्ट्रियाँ जो करोड़ों में कमा रही थी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी गिरफ्त में ली थी, वो वापस कर दी। इसके अलावा इत्तेफाक फैक्ट्री जो नवाज शरीफ की अपनी थी, जो पीको पे है, वो भी उसको मिल गई। इसका मतलब उसने दोबारा कैपिटलिज़म का लाया, उसने दोबारा जो पिछले थे इन सब मॉडल्स को निगलेक्ट कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। इसके बाद जो हालिया चल रहा है वो इस्लामिक स्टेट वेलफेयर मॉडल ऑफ इमरान खान का मॉडल चल रहा है जी। इमरान खान का मॉडल क्या कहता है जी, इमरान खान का मॉडल ये कहता है जी, जो आपका एहसास प्रोग्राम वो कहता है जी हम मदीना की रियासत बनाएंगे, हम गरीब लोगों को 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम के थ्रू हमें 12,000 रुपये मिल रहे हैं ताकि गरीब की मदद हो सके, ठीक। तो इस